नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात GHMC इंतखाबात की। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने आज शहर के दानिश्वरों और मुख्तलिफ पेशे से वाबस्ता अफराद बशमूल वकला, डॉक्टर्स, IT इंजीनियर्स से अपील की है कि वो हैदराबाद में अमन की बरकरारी और शहर की तरक्की व बहबूद के लिए मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात में TRS की तायद करें, ताकि गुज़िश्ता 6 साल से शहर में जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को मुस्तक़बिल में भी जारी और सारी रखा जा सके। चीफ मिनिस्टर ने इंतबाह दिया कि चंद ताकतें इंतखाबात में कामयाबियाँ हासिल करने, अवाम के दरमियान तफरक़ा पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे शहर का अमन बिगड़ सकता है और शहर की तरक्की रुक सकती है। नतीजे में ज़मीनों और जायदादों की कीमतें गिर जाएंगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। हैदराबाद शहर में ऐसी सूरत हाल पैदा होने से बचाने की हम सब की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर आज शाम शहर के LB स्टेडियम में TRS के इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए ये बात कही। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि GHMC के इंतखाबात में शहर के अमन को ख़राब करते हुए कामयाबी हासिल करने वाली ताकतों को हमें शिद्दत से रोकने की ज़रूरत है, ताकि शहर में अमन बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि शहर में कारोबार को बंद होने से रोकने और अमन की बरकरारी के लिए हम सबको मुत्तहिदा तौर पर हैदराबाद शहर को बचाने की ज़रूरत है। इसके ज़रिए बच्चों के मुस्तकबिल को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहर में गुज़िश्ता 6 साल से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। CC कैमरों की तनसीब में हैदराबाद शहर मुल्क भर में नंबर 1 मकाम पर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की हमाजहत तरक्की और अमन की बरकरारी की वो जिम्मेदारी लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने के मामले में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने शहर की आवाम से अपील की कि वो शहर में अमन कायम रखने के लिए TRS को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की एक तवील तारीख है, जहां बरसा बरस से कई अक़वाम और मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मगरबी बंगाल के लोग भी बसते हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान हैदराबाद में मुकीम दीगर रियासतों के अफराद को उनके आबाई मकाम पर रवाना करने के मामले में मरकज़ी हुकूमत ने सौतेला सलूक किया था। उनसे ट्रेन के चार्जेस भी वसूल किए गए। रियासती हुकूमत ने बैरूनी रियासतों के अफराद को अपने खर्च पर 200 ट्रेनों के ज़रिए उनके आबाई मकामात को रवाना किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहवारा समझे जाने वाले हैदराबाद शहर के अमन को ख़राब करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि GHMC इंतखाबात को BJP कौमी सतह के इंतखाबात के तौर पर तशहीर कर रही है। अब तक कई मरकज़ी वज़रा और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर व दीगर BJP कायदीन हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम चला चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यहाँ की तरक्की की बात कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश रियासत का मकाम फ़ीकस आमदनी में कौमी सतह पर 28वें मकाम पर है। तेलंगाना रियासत का मकाम 5वें नंबर पर है। 6 साल कबल फ़ीकस आमदनी में तेलंगाना रियासत को 13वां मकाम हासिल था, लेकिन गुज़िश्ता 6 बरसों में सनतों के क़याम, रोज़गार के मौक़े और दीगर तरक्याती कामों के बाद तेलंगाना की फ़ीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। BJP के साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने भी हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनकी रियासत फ़ीकस आमदनी में 10वें मकाम पर है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के ये वज़रा और कायदीन हैदराबाद में सैलाब के वक्त नज़र नहीं आए। अब इंतखाबात के वक्त दिल्ली और मुख्तलिफ रियासतों से सैलाब की तरह हैदराबाद आ रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि इन धोखेबाज कायदीन के धोखे में ना आए, वोट देने से कबल जज्बात में ना आए, बल्कि सोच समझ कर अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने कहा कि वोट डालने से कबल तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों का जायज़ा लें, बरसर इक़्तिदार जमात के साबिक़ा रिकॉर्ड का जायज़ा लें और ये देखें कि TRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान किन किन तरक्याती कामों को अंजाम दिया और कितने फलाही प्रोग्राम शुरू किए। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना रियासत अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। हर साल रियासत में फलाही स्कीमात पर 40,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद हुकूमत की आमदनी में 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बावजूद हुकूमत ने कोई एक फलाही स्कीम को नहीं रोका। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए मरकज़ की जानिब से कोई इमदाद मौसूल नहीं हुई है। यहाँ तक कि हालिया सैलाब के दौरान भी मरकज़ ने कोई इमदाद नहीं की, जबकि रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पर 1350 करोड़ रुपए जारी करने की मरकज़ को दरख्वास्त की थी।
हैदराबाद एक अमन पसंद शहर है, शांतिपूर्वक शहर है। इस शहर में आप खुद लोग कहीं अरसा के बड़े लंबा अरसा से आपके जीवन बिताए, आप खुद गवाह है कि हमारे बिहार के भाई, उत्तर प्रदेश के भाई, झारखंड के भाई, वेस्ट बंगाल के भाई, कई अन्य राज्यों के कारीगर हमारे पास काम कर रहे थे। जब कोरोना का दौर आया, केंद्र सरकार आपसे खून चूस रहा था, एक टिकट आपसे मांग रहा था, हमने कदम उठाया। 200 ट्रेन हमारे सरकार की तरफ से खर्च करके, आपको खाने का इंतजाम करके, हमारे राज्य के लोगों के साथ आपको भी राशन देके, पैसा देके, आपको पेट में रख के हमने पाले, और आपके गांव तक, आपके राज्य तक पहुंचे तक आपको खाना बंदोबस्त करके फ्री ट्रेन में हमने 200 ऐसे ट्रेन में बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, जहां से योगी आदित्यनाथ आया, उस राज्य में भी हमने भिजा दिया। ये आप जानते हैं, हैदराबाद में शांतिपूर्वक वातावरण है, इसको बनाए रखना, इसको बरकरार रखना हम सभी का फर्ज है। यहाँ कारोबार चलना, यहाँ जमीन की कीमत बढ़ना, प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ना, हम सब लोग फायदा उठाना, हम सब लोग सुकून से रहना, उनको शांति बनाए रखना चाहिए। चिल्लर पल्लर बातों में जाके हम फंस गए तो यहाँ सारा चीज खराब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, शांति में ही बिजनेस चलता है। एक बार अशांति आ गया तो बिजनेस ठप हो जाएगा, रियल एस्टेट गिर जाएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको विनम्र पूर्वक विज्ञापन करता हूं, हैदराबाद को बचा लीजिए, इसमें आप भी बचे रहिए। हम सभी मिलकर इसको एक अच्छा जबरदस्त शहर बनाएंगे, इसमें हमारा जिंदगी बनाएंगे। हैदराबाद इंटेलेक्चुअल सोडर, आई earnestly appeal to all the intellectual community of Hyderabad. Please, this is the time to save Hyderabad, to build Hyderabad, to present Hyderabad to the whole world as we have been doing it. It's a great place, it's a historical place. Now it is for the time. मुल्क में जहां कहीं भी इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी कायदीन वहां पहुंच जाते हैं, चाहे वो इंतखाबात बल्दिया या फिर पंचायत के ही क्यों ना हो। और इसके लिए ना सिर्फ एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बल्कि मरकज़ी वजीर भी हाजिर हो जाते हैं। वज़राए आला और वज़ीर आज़म भी पहुंच सकते हैं। पिछले 6-7 वर्षों में बीजेपी ने इलेक्शन लड़ने में महारत हासिल कर ली है, जिसके बाद बीजेपी कायदीन खुद आवाम से ही लड़ पड़ते हैं। और अगर इंतखाबात अक़लियती इलाक़ों में हो तो बीजेपी कायदीन वहाँ सबसे आगे होते हैं। हैदराबाद को भी इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात बीजेपी कायदीन के लिए तमाम मसाइल से ऊपर हैं। अब तक कई मरकज़ी वज़रा ने हैदराबाद का दौरा कर लिया है। अपने बयानात से भाजपा कायदीन ने पूरी कोशिश की कि शहर की फ़िज़ा को ख़राब किया जाए। ताज़ा तौर पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शहर का दौरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो शहर का नाम बदल देंगे। याद रहे कि अब तक के दौर में उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी यही किया, सिर्फ शहरों के नाम बदले हैं। उत्तर प्रदेश में जराइम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, लाकानूनियत उरूज पर है, क्योंकि दीगर मज़ाहिब और अक़वाम के बारे में खुद योगी आदित्यनाथ की सोच के बारे में अवाम जानते ही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कत्ल और ज़बरदस्ती शादियों पर लोगों को उकसाया है। अब शहर की फ़िज़ा को भी ख़राब करने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह जावेडकर और स्मृति ईरानी जैसे मरकज़ी वज़रा ने भी काफ़ी बेमायने बयानात दिए। ये सारा जोर सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि शहर की बल्दिया में कुछ वार्ड्स हासिल कर लिए जाएं। अक़लियती तबके को निशाना बनाते हुए वो अक्सरियती फ़िरक़े की वोट हासिल करना चाहते हैं। इस तमाम हंगामा आराई के दौरान प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने भी हैदराबाद का दौरा किया, लेकिन उन्होंने बायोटेक कंपनी में वैक्सीन की तैयारी का जायज़ा लिया और वैक्सीन की तैयारी पर जानकारी हासिल की। बज़ाहिर वो इंतखाबी मुहिम में तो नहीं है, लेकिन इंतखाबात के दौरान हैदराबाद की हुदूद में ज़रूर पहुँच गए। दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं भी कोई बेहतर प्रधान सेवक के लिए कोई भी क्रेडिट का लेने का काम हो तो प्रधान सेवक फौरी पहुँच जाते हैं। इससे कबल भी वो चंद्रयान मिशन के दौरान अचानक इसरो पहुंच गए थे और पूरी कोशिश की थी कि इसका क्रेडिट लिया जाए, लेकिन ये मिशन नाकाम हो गया और प्रधान सेवक को काफ़ी मायूसी हुई और मोदी हुकूमत के इशारों पर नाचने वाले मीडिया में भी काफ़ी मायूसी देखी गई थी।
अब की बार दिल्ली में किसानों के एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए प्रधान सेवक हैदराबाद पहुंच गए। भाजपा कायदीन इंतखाबात के लिए इस शदीद मोहब्बत की क्या नतायज निकलते हैं, इसके लिए मजीद चंद दिन इंतजार जरूरी है। उम्मीद है कि अवाम मुल्क भर में हो रही सियासत को नजर में रखते हुए अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर कौमी शाहराह 44 को जाम कर मुजाहरा करने वाले हजारों किसानों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया। इंडियन किसान यूनियन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि मीटिंग में फैसला हुआ है कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और वहां से नहीं जाएंगे। हम हर रोज सुबह 11 बजे मिलेंगे और अपनी हिकमत अमली पर बातचीत करेंगे। सिंगू दिल्ली हरियाणा सरहद पर ही अपनी तहरीक जारी रखने पर बजिद किसानों की वजह से कौमी शाहराह 44 पर 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जाम लग गया है और इसके पेश नज़र पुलिस ने रास्ते तब्दील करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिंधु दिल्ली हरियाणा सरहद अभी भी दोनों तरफ से बंद है, इसीलिए लोगों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की दरख्वास्त की जा रही है। इस रूट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन हालात को संभालने में पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक आदमी के गुस्से से अगर ये हजारों लोगों का पेट पे लात लगे वो बहुत गलत होगा। देखो, किसी को डंडा पड़ता है, गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करना है। हमने पिटना है, हमने गाली नहीं देनी, हमने किसी का वर्दी नहीं पकड़नी, हमने कोई तोड़फोड़, कोई आगजनी नहीं करनी। कोई नजदीक से गुजरता है उसको घूरना नहीं है। पब्लिक हमने अपने खिलाफ नहीं करनी, पब्लिक हमने अपने खिलाफ नहीं करनी, ध्यान रखना इस बात का। और भाई, कोई भाई, मेरे को नहीं पता यहाँ कौन था, कोई भाई यहाँ भिंडरा वाले के बारे में कुछ बोल रहा था। मेरी बेनती है कि हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, बाकी यहाँ पे कोई बात ना की जाए, बाकी यहाँ पे कोई बात ना की जाए। हमें सब धर्म हमारे लिए बराबर है, सब जातियां हमारे लिए बराबर है, सब कौमें हमारे लिए बराबर है, सारे वर्ग हमारे लिए बराबर है। कोई भाई, देखिए, कोई वर्ग के ज्यादा लोग हो सकते हैं, किसी वर्ग के कम लोग हो सकते हैं, किसी जाति के ज्यादा लोग हो सकते हैं, किसी जाति के कम लोग हो सकते हैं। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान आया है। शाह ने किसानों से अपील की है कि हुकूमत किसानों से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आपके मुतालिबात पर गौर करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों के मैदान में आते ही हुकूमत उनसे बात करेगी। उन्होंने अपील की कि किसान दिल्ली पुलिस के जरिए तय की गई जगह पर आएँ, उससे किसानों को सहूलत होगी। सड़क पर मुजाहरा ना करें। इससे कबल जुमे को वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने एहतजाज ख़त्म करने की अपील की थी। तोमर ने 3 दिसंबर को किसानों को मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी है। गौरतलब है कि इससे कबल ज़राई कानून के खिलाफ एहतजाज में दिल्ली कूच करने वाले किसानों को पुरअमन तरीके से एहतजाज करने की इजाज़त दी गई थी। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान यश सिंघल ने कहा कि किसान रहनुमाओं से बात करने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को बराड़ी से निरंकारी ग्राउंड में पुरअमन तरीके से मुजाहरा करने की इजाज़त दी थी। किसान हिंदुस्तान की बुनियाद हैं। मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा भी किसानों से जुड़ा हुआ है और जब मईशत कमज़ोर होती है तो किसानों पर भी इसका रास्त असर होता है। बल्कि अगर किसान अच्छी हालत में होंगे तो कहा जा सकता है कि मईशत भी ठीक है। मुल्क की मईशत के बारे में तो आवाम खूब जानते हैं। पिछले 6 बरसों से हिंदुस्तान की मईशत गिरावट का शिकार है। मुल्क के तमाम अहम इदारों, जमहूरी आवाज़ों, जहदकारों, इंसाफ पसंदों और तुलबा पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब मोदी सरकार का निशाना किसान ही है।
आज मुल्क के अवाम वो नारा याद कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। ये जो नारा मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार का जो नारा दिया गया था, उस वक्त ये नारा दिया गया था। उसकी शुरुआत वैसे तो पिछले चंद महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन ताज़ा तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। साबिक में तमिलनाडु के किसानों ने भी ज़बरदस्त एहतजाज किया था और अपने एहतजाज में चूहे भी खाकर बताए थे। और उस वक्त भी मोदी हुकूमत ने किसानों के मसाइल को सुनने और उनके हल के लिए कोई इक़दाम नहीं किए थे। 2 माह कबल पार्लियामेंट में मंजूर किए गए 3 ज़रई बिल्स के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बने हुए हैं। किसानों का मुतालबा है कि वो उन किसान मुखालिफ क़वानीन को वापस लें। नए क़वानीन के तहत किसानों को एक तरह से बड़ी कंपनियों और बैरूनी कॉरपोरेट कंपनियों के यहाँ गिरवी रखने का काम किया है, जिस पर किसान पहले से ही चिराग पाए। 3 महीनों से इस बारे में किसान अपनी नुमाइंदगी करते आए हैं। राजस्थान और पंजाब सरकारों ने पहले ही इन बिलों को मानने से इनकार कर दिया और किसानों को इस मामले में पूरी तरह ताउन करने का तयक़ुन दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दीगर रियासतों ने इस तरह के कोई इक़दाम नहीं किए थे। 2 माह बाद भी जब मोदी हुकूमत ने MSP पर किसी तरह का तयक़ुन नहीं दिया तो किसान सड़कों पर आ गए। हमेशा किसानों के मसाइल पर आंसू बहाने वाले मोदी सरकार ने एहतजाज करने वाले किसानों पर सख्त सर्दी में पानी बरसा दिया और उन पर आंसू गैस के शेल भी बरसाए। यहाँ तक कि मुल्क की राजधानी के अतराफ कौमी शाहराह पर गड्ढे किए जा रहे हैं ताकि किसानों को रोका जा सके, लेकिन किसान रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। लाठीचार्ज किया गया। ये कहा गया कि रियासती हुकूमत ने किसानों को गुमराह किया है। हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनकी रियासत से कोई किसान दिल्ली चलो मार्च में हिस्सा ले रहा है, जबकि सैकड़ों किसानों ने कैमरे के सामने ये गवाही दी कि वो हरियाणा से आए हैं और किसी के कहने पर नहीं बल्कि हुकूमत से अपना मुतालबा लेकर आए हैं। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत एक कानून के ज़रिए ये तयक़ुन दे के उन्हें MSP दिया जाए, क्योंकि मकामी सतह पर अपनी फसल की फ़रोख्त की आज़ादी छीनकर हुकूमत ये आज़ादी कंपनियों को देना चाहती है। लेकिन हुकूमत इस कार्रवाई को दरमियानी एजेंटों के खिलाफ बताती है। फिर किसानों से बातचीत के लिए हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा आगे नहीं आता। इसीलिए अब किसान ही आगे बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है। बीजेपी के बड़े कायदीन किसानों के एहतजाज को भी मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं और किसानों को खालिस्तानी भी करार दिया जा चुका है। हमेशा की तरह इस मरतबा भी कहा गया है कि किसानों को वरगलाया गया है। याद रहे कि इससे पहले जब तुलवा ने हुकूमत की गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया तो कहा गया कि उन्हें भी अपोजिशन ने वरगलाया है। फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियतों ने आवाज़ उठाई तो उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया गया, जिसके बाद से कई शख्सियतों को एंटी नेशनल के खिताब भी दिए गए। CAA और NRC पर एहतजाज करने वालों को भी यही कहा गया। बदनामे ज़माना IT सेल के ज़रिए इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते रहे, जो कि किसानों के मामले में भी जारी हैं। किसानों के बढ़ते हुए ऑनस्लॉट को देखते हुए उन्हें दिल्ली के अंदर एक मैदान में एहतजाज करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन किसानों ने अपने तौर पर जगह मुंतखब की है और हुकूमत की दी हुई जगह को मुस्तरद कर दिया। अभी भी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसान जमा हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जब तक मोदी हुकूमत किसान बिलों पर कोई फैसला नहीं करती और MSP का ऐलान नहीं करती, वो एहतजाज नहीं रोकेंगे। मुल्क के दूसरे हिस्सों से किसानों के इस एजिटेशन को अवाम और किसान ग्रुपों ने तायद का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम आपको दिखा दें तो आगे प्रशासन भी खड़ा हुआ है। क्या आप इसको हटा पाएंगे या नहीं, ये देखना तो अभी आगे का होगा कि प्रशासन क्या इनको रोकने की कोशिश करेगा या नहीं।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए फौज के इस्तेमाल पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने जय जवान जय किसान नारे की धज्जियां उड़ाते हुए मुल्क के किसानों और जवानों को आमने सामने कर दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली जाने पर मुसिर एक किसान की फौज के जवान के हाथों पिटाई की तस्वीर ट्वीट की और कहा कि किसान के खिलाफ खड़े फौजी की ये तस्वीर इंतहाई अफसोसनाक है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इंतहाई अफसोसनाक तस्वीर, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान था, लेकिन आज वजीर आजम के घमंड ने जवान को किसान के खिलाफ कर दिया, ये बहुत खतरनाक है। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत में मुल्क ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत में मुल्क का निज़ाम देखें, जब बीजेपी के खरबपति दोस्त दिल्ली आते हैं तो उनके लिए सुर्ख कालीन बिछाया जाता है, लेकिन किसानों के दिल्ली आने का रास्ता खोदा जा रहा है। उन्होंने किसानों के खिलाफ कवानीन बनाए वो ठीक, लेकिन सरकार को अपनी बातें सुनाने किसान दिल्ली आए तो वो गलत। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 6 करोड़ 21 लाख के पार हो गया। 4 करोड़ 29 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 14 लाख 52 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच अमेरिका के अस्पतालों पर बेतहाशा बोझ बढ़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 1 महीने में यहां अस्पतालों में भर्ती मुतासरीन का आंकड़ा दुगना हो गया है। कुछ दिन पहले इन्फेक्शन पर काबू पाने में कामयाब रहे जर्मनी में मामले 10 लाख हो गए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका में फाइजर अपनी कोरोना वैक्सीन दुनिया भर में पहुंचाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स चला रहा है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने जुमे के रोज इन उड़ानों की शुरुआत की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जराये के हवाले से ये जानकारी दी है। जराये के मुताबिक फाइजर वैक्सीन के पहले बैच को मिशिगन और विस्कॉन्सिन के गोदामों में स्टोर करेगी। वहीं बेल्जियम और जर्मनी में भी इसे स्टोर किया जाएगा। अगर वैक्सीन को सरकारी मंजूरी मिलती है तो उसे तेज़ी से दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट ज़रूरी है। फाइजर ने अमेरिका में वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है। हिंदुस्तान में लगातार 3 दिन तक कोरोना के एक्टिव केसेस में इजाफे के बाद हफ्ते को फिर इसमें कमी आई है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 41,322 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 93,51,000 से ज़ायद हो गई। नए केसेस के मुकाबले शिफायाब होने वाले मरीजों की ज़्यादा तादाद की वजह से एक्टिव केसेस में 615 अदद की कमी आई है, जिससे ये तादाद 4,54,940 रही। इसी मुद्दत के दौरान 41,452 मरीज सेहतमंद हुए, जिसके बाद शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 87,59,000 से ज़ायद हो गई। इसी अरसे में मजीद 485 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की मजमूई तादाद 1,36,200 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 753 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में केसों की तादाद बढ़कर 2,68,418 हो गई। रियासत में अब तक मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1451 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 133 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ मुल्क में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियों का दौरा करने पहुंचे। सबसे पहले अहमदाबाद और उसके बाद हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन प्लांट का दौरा करने के बाद मोदी पुणे पहुंचे। वहां कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन फैसिलिटी है। मोदी ने कहा कि SII की टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई।
कोरोना वैक्सीन पर हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हफ्ते को वैक्सीन टूर के बाद पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने वैक्सीन की तैयारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम अगले 2 हफ्ते में कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्लाई करेंगे। हिंदुस्तान में 5 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड बना रहा है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन इस वक्त हिंदुस्तान में आखिरी स्टेज के ट्रायल में है। पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर काम किया है। वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के सवाल पर पूनावाला ने कहा कि हम अभी प्रोसेस में हैं। वज़ीर आज़म को भी वैक्सीन और प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी जानकारी है। आने वाले वक्त में हमारे सामने रेगुलेटरी जैसे चैलेंजेस होंगे। For the questions. So we'll be starting with the questions. So the first question is from Rupali Mukherjee from Times of India. Discussion with Prime Minister. Any update on the protocols, timelines discussed with the Prime Minister? Were there any discussion on pricing and stockpiling discussed? No, so what we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, based on the data that will have to be submitted. We're in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. After he reviews that, we'll follow all those processes because we don't want to have any shortcuts at all. And after that, it will be a decision, with the health ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. But that is only going to happen again, as I mentioned, once, we submit and it's all approved and the trials in the UK also go well. Thank you. The next question is from Yuan Rocha from Reuters India. What was the takeaway from the Prime Minister's visit today? Do you anticipate that the government will soon announce a firm commitment to purchase large volumes of the Covishield vaccine? ईरानी सदर हसन रूहानी ने इसराइल पर अपने मुल्क के खुफिया जौहरी प्रोग्राम के खालिक सरकर्दा साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया। ईरानी सदर ने हफ्ते के रोज़ काबीना के इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि हमारे अवाम अक्लमंद हैं और वो इसराइल के झांसे में नहीं आएंगे। ईरान यकीनी तौर पर अपने साइंसदान की शहादत का मुनासिब वक्त पर बदला लेगा। सदर रूहानी ने कहा कि एक मरतबा फिर आलमी ताकूत और सेहूनी शरपसंदों ने ईरानी बेटे के खून से अपने हाथ रंगे हैं। उन्होंने क़ब्ल एक बयान में कहा था कि फ़खरीज़ादे की मौत से ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर काम की रफ्तार सुस्त नहीं होगी। इससे कबल मुल्क की फ़ौजी और मजहबी क़यादत ने भी मखतूल साइंटिस्ट का इसराइल से इंतकाम लेने की धमकी दी, जबकि इसराइल ने ईरानी साइंसदान के कत्ल पर कोई तबसरा नहीं किया। पहले वनडे में 66 रन की जबरदस्त शिकस्त का सामना करने वाली टीम इंडिया इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एक रोजा मुकाबले में सिडनी मैदान में शिकस्त की हैट्रिक से बचने और 3 मैचों की सीरीज में बराबरी हासिल करने के हदफ के साथ उतरेगी। विराट कोहली की ज़ेरे क़यादत हिंदुस्तानी टीम ने 2018-19 के गुज़िश्ता ऑस्ट्रेलियाई दौरे में सिडनी में पहला वनडे मैच 34 रन से कमाया था, लेकिन फिर वापसी करते हुए अगले 2 मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। मौजूदा दौरे का पहला मैच सिडनी में ही खेला गया, जिसमें हिंदुस्तान को 66 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सीरीज का दूसरा मैच भी सिडनी ग्राउंड्स में होना है, जहां हिंदुस्तानी टीम शिकस्त की हैट्रिक से बचने की पूरी कोशिश करेगी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।